हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई गोपटेक में। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर 4 के अंदर जो है हमने मतलब कि देखा है रिलेटेड टू डायग्राम, आरएसी से रिलेटेड डायग्राम देखा है और बेसिक बेसिक चीज़ें भी हमने मतलब कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि हीट हो गया। अगर यदि आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 4 तक नहीं देखा तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है लेक्चर का, ठीक है। पहले आप लोग इसे कंप्लीट करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में आपको आने वाला नहीं है। चलिए आज के लेक्चर में हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर यदि ये सब टॉपिक अगर आपने मिस किया तो बहुत ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। और इससे पहले आपको हम बात करते हैं कि अगर यदि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। कल की क्लास में हम लोगों ने रिलेटेड टू डायग्राम के बारे में देख लिया था और आज हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो जो पढ़ना है इसके बारे में। पहले आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। बर्फ रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, स्विच बर्फ रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, एवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, एक एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। जब हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टर्म है इन्होंने दिया था विलियम कुलेन ने। लेकिन विलियम कुलेन जो है इन्होंने क्या किया था, रेफ्रिजरेशन को ठंडा करने के लिए 1756 में जब एडिनबर्ग के ये थे विलियम कुलेन, तो 1756 में इन्होंने क्या किया था, ये मतलब कि इन्हीं के जरिए आज हमको समझ में आता है कि मतलब क्या क्या टॉपिक होना चाहिए और जो ठंडा करने का प्रोसेस जो है कैसे कैसे मतलब ठंडा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि एडनबर्ग ने सॉलिड लिक्विड गैस लिया था। उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये देखा कि सॉलिड का जो पार्टिकल है एकदम आसपास एकदम सटे सटे हुए रहते हैं, लिक्विड का जो देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब थोड़ा दूर दूर में रहता है, और जबकि गैस में बहुत ही दूर दूर में इसका पार्टिकल रहता है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ से यहाँ पर हीट देने पर यहाँ से यहाँ पर हीट देने पर थोड़ा थोड़ा मोलिकुलर जो ये एटम है, मोलिकुल जो है ये आसपास मतलब थोड़ा बिखर जाए। इसके बाद यहाँ से अगर यदि लिक्विड से भी अगर यदि हीट करेंगे तो और मोलिकुल जो है थोड़ा थोड़ा और दूर मतलब कि और ज़्यादा फैलेंगे। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि बाहर से हीट नहीं दे रहे थे, कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे थे। लेकिन ये कैसे हो रहा था इसके बारे में आपको बताते हैं। मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। तो बर्फ का टुकड़ा अगर यदि ये आसपास सराउंडिंग से अगर यदि हीट ले तो ऑटोमेटिक ये लिक्विड के केस में मतलब कि तब्दील होने लगेगा। और अगर यदि इसी तरह थोड़ा सा और अगर यदि ले तो ये क्या होगा, गैस के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये मतलब अपने से नहीं लेना है, ये क्या करना है आसपास की सराउंडिंग से मतलब कि पास करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको टाइप बता दिए कि इस सबसे पहले जो टाइप है बर्फ रेफ्रिजरेशन। बर्फ रेफ्रिजरेशन में क्या है, तो बर्फ रेफ्रिजरेशन में आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो बर्फ रेफ्रिजरेशन में यहाँ देख सकते हैं आइस है। आइस को क्या किया जाना चाहिए कि ऑटोमेटिक अपने आसपास के जो सराउंडिंग जो हीट है ये क्या करेगा, ये टूट के अपने लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस में तब्दील होने लगेगा, लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस में तब्दील होने लगेगा। लेकिन यहाँ जो आसपास के सराउंडिंग है हीट जो है वही लेना है। ऐसा नहीं कि बाहर से आपको हीट देना है, यहाँ हीट आपको नहीं देना है। क्या करना है, ये आसपास के जो आइस जो है क्या करेंगे, आपने आसपास के हीट से मतलब कि लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स है, आइस का बॉक्स है, ठीक है।
यहाँ आइस का बॉक्स है, इसमें आप एक कुछ गर्म पदार्थ रख दीजिए। ये क्या करेंगे, एक गर्म पदार्थ आइस की तरफ जाएगा तो आइस यहाँ पिघलने लगेगा और जो गर्म पदार्थ है ये ठंडा होने लगेगा। ये क्या होता है, दोनों आपस में हीट को ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हीट अपना इसे दे देते हैं और ये जो अपना ठंडा होने वाला क्वांटिटी है ये इसको दे देते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है। और आपको हम बता दें 1 किलोग्राम आइस का जो है 80 किलो कैलोरी उत्पन्न करती है। ये यही आपको मतलब कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए सेकेंड टाइप का जो है सूक्ष्म बर्फ रेफ्रिजरेशन, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। और सूक्ष्म बर्फ रेफ्रिजरेशन क्या है, ये इसको मतलब कि वो भी वही प्रकार है रेफ्रिजरेशन, मतलब कि इसके ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन कहते हैं, जो ऊपर में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया सेम वही है। चलिए उसके बाद आप यहाँ इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन के बारे में समझिए। इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन एक प्रकार का ठंडक प्रणाली है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके ठंडक पैदा करती है। यह प्रणाली विशेष रूप से गर्म शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन प्रणाली में निम्नलिखित घटक होते हैं। एक पानी का टैंक होना चाहिए, एक पंप जो पानी के टैंक से निकलता हो, और एक वाष्पीकरण कूलर जो पानी से वाष्पित करता हो, एक फैन जो ठंडी हवा में फैलाता हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन प्रणाली की कार्य प्रणाली निम्नलिखित क्या क्या होना चाहिए। एक पानी का टंकी से भरा होना चाहिए, पंप पानी टंकी के टैंक से निकलता है, इसे वाष्पीकरण कूलर में भेजता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं वाष्पीकरण कूलर में पानी वाष्पित हो जाता है जिसे ठंडा हवा पैदा करती है। फैन ठंडा हवा को फैलाता है जिससे कमरे के तापमान को कम हो जाता है। इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन प्रणाली के फायदे क्या क्या है ये देखिए। यह प्रणाली ऊर्जा कुशल होती है, प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होती है, यह प्रणाली कम लागत वाली में मतलब कि इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो अगले रेफ्रिजरेशन की जब हम बात करते हैं, ये जो रेफ्रिजरेशन अभी हम शॉर्टकट में पार कर रहे हैं, यही सब जो है आपको आगे पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी यहाँ पर होना चाहिए, तो ही डिटेल में आपको समझ में आने वाली है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही ये एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन के बारे में आपको उदाहरण दिया है। वहां आपको क्या बताया था कि ये मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ अगर आसपास में मतलब कि अपने सराउंडिंग से लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये सिर्फ एयर बाहरी सराउंडिंग से सिर्फ एयर के माध्यम से ये बर्फ जो है लिक्विड में पिघल जाना चाहिए। इसी तरह एयर के माध्यम से इसी तरह गैस में पिघल जाना चाहिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन। गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन जो है यहाँ आप आराम से समझ सकते हैं, बहुत अच्छा से एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं। गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन एक प्रकार की रेफ्रिजरेशन टेक्निक है जिससे गैस को थ्रोटल किया जाता है, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए। यह तकनीक विशेष रूप से क्रायोजेनिक अनुप्रयोगों का उपयोग की जाती है, जिससे गैस को उस दबाव से कम दबाव में परिवर्तित किया जाता है जिसका तापमान कम होता है। यह तकनीकी ऊर्जा कुशल विश्वसनीय है। चलिए अब हम जब बात करते हैं लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन की, तो लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन में क्या बात है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए सब लगभग एक ही तरह से ठंडा करता है, लेकिन ये लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन एक प्रकार की रेफ्रिजरेशन तकनीक है जिससे तरल गैस का उपयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से क्रायोजेनिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहाँ बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। पहला, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्या है कि पहला तरल गैस को एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। दूसरा क्या है, तरल गैस से एक वाल्व के माध्यम से पारित किया जाता है जो उसके दबाव को कम करता है। तीसरा, जब हम देखेंगे जब तरल गैस दबाव को कम होता है उसका तापमान भी कम होता है। जब हम चौथा देखेंगे, ठंडी तरल गैस को एक हीट एक्सचेंजर में पारित किया जाता है जहां गर्म गैस से ऊर्जा की अवशोषित करती है। जब हम 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ठंडा तरल गैस में फिर से टैंक से संग्रहित किया जाता है और चक्र को दोहराया जाता है। इसी प्रकार आगे यहाँ पर आपको बताएंगे लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन के क्या क्या लाभ है, वो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। यह तकनीक बहुत कम तापमान तक पहुंचने में सक्षम है, जैसे कि माइनस जितना भी आपको पहुंचना है वहां तक आप इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। यह तकनीकी ऊर्जा कुशल है और कम ऊर्जा को खपत करती है,
ये क्या है, ऊर्जा को भी बचाती है। ये आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ काम कर सकती है। ठीक है। इसके बाद हालांकि कुछ रेफ्रिजरेशन के नुकसान भी होते हैं, तो नुकसान भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पिछले बार के एमसीक्यू में जब हम करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कितने एकदम इजी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है। ये आपको जितने भी बता रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन में से ही हम आपको लिए हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन बना था। यह तकनीकी महंगी है और इसकी लागत अधिक हो सकती है। ये तकनीकी भी सही है, यह तकनीकी जटिल है और इसके विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे काम करने के लिए बहुत ही विशेषज्ञ को रखना पड़ेगा। जब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, यहीं से आपको समझने वाली बात है और यहीं से आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा यूज होती है। यहाँ से जो है आप लोगों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम वेपर कंप्रेशन के बारे में जानते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एक प्रकार का रेफ्रिजरेशन तकनीक है जिसमें वेपर भाप को कंप्रेस किया जाता है ताकि ठंडा हो जाए। यह तकनीक व्यापक रूप से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्य ठंडा करने के उपकरण में उपयोग की जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में किया जाता है। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखेंगे पहला चरण क्या है, वेपोराइजेशन, और अंतिम चरण भी वेपोराइजेशन। पहला चरण वेपोराइजेशन से होके अंतिम चरण भी वेपोराइजेशन में ही तब्दील होगा। तो ये बाद में हम आपको इसका एक अलग टॉपिक ही है, वहां पर आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। यहाँ पहले बेसिक चीजें उसके बारे में समझ लेते हैं। एक तरल का रेफ्रिजरेंट जो वेपोराइज पारित किया जाता है वहां गर्मी को अवशोषित करता है और वेपर में बदल दिया जाता है। ठीक है। और जब हम कंप्रेशन की बात करें तो वेपर एक कंप्रेशन में पारित किया जाता है जहां उसका दबाव को बढ़ाया जाता है। ठीक है। जब हम कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसेशन क्या है, उस दबाव वाला वेपर एक कंडेंसर में पारित किया जाता है जहां ठंडा होता है और तरल में बदल जाता है। इसी प्रकार जब एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन में क्या होता है, तरल रेफ्रिजरेंट को फिर एक्सपेंशन बॉल में पारित किया जाता है और उसका दबाव कम किया जाता है। इसी प्रकार जब वेपोराइजेशन को बाद में फिर से जब करता है तो क्या होता है, तरल रेफ्रिजरेंट को फिर से वेपोराइज किया जाता है जहां वह गर्मी को अवशोषित करता है और वेपर में बदल दिया जाता है। इसके कुछ लाभ भी हैं, तो चलिए हम लाभ के बारे में देख लेते हैं कि लाभ और हानि में क्या क्या डिफरेंट है। यहाँ आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के क्या लाभ हैं, यह देखिए। यह तकनीकी व्यापक रूप से उपलब्ध है और अधिकांश घरों में, उद्योगों में उपयोग की जाती है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यह तकनीक उच्च दक्षता वाली होती है और कम ऊर्जा की खपत करती है। यह तकनीक जो है विभिन्न प्रकार की रेफ्रिजरेंट के साथ काम कर सकती है। इसका जो नुकसान है, नुकसान देखिए, यह तकनीक जटिल है, इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह तकनीक महंगी भी हो सकती है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग के रूप में। जब हम वेपर ऑब्जर्वेशन और रेफ्रिजरेशन की जब बात करते हैं, ये अलग टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन में, ठीक है, इसके इंग्लिश में शॉर्टकट में VARS भी बोलते हैं। वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन एक प्रकार के रेफ्रिजरेशन टेक्निक है जिससे वेपर भाप को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ठंडा हो जाए। तकनीकी वेपर कंप्रेशन में रेफ्रिजरेशन के समान है, लेकिन इससे कंप्रेसर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इस तकनीक को निम्नलिखित किस चरण में किया जाता है, इसमें भी वेपोराइजेशन से लेकर वेपोराइजेशन ही किया जाता है। तो सबसे पहला जो वेपोराइजेशन है, तरल रेफ्रिजरेंट को एक वेपोराइज किया जाता है। उसके बाद क्या करता है, वहां गर्मी को अवशोषित करता है, फिर वेपर में बदल दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की जब बात करें तो ये वेपर को ऑब्जर्वेशन चेंबर में पारित होता है जहाँ ठंडा होता है और तरल में बदल दिया जाता है, यानी कि लिक्विड में बदल दिया जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन क्या है, ठंडा वेपर एक कंडेंसर है में पारित किया जाता है जहां तरल में बदल जाता है। एक्सपेंशन की जब हम बात करें तो एक्सपेंशन में क्या है, तरल रेफ्रिजरेंट का एक एक्सपेंशन वाल्व में पारित किया जाता है जिसका दबाव कम किया जाता है। फिर वेपोराइजेशन किया जाता है। वेपोराइजेशन में क्या किया जाता है, तरल रेफ्रिजरेंट को फिर से वेपोराइज किया जाता है जहां गर्मी को अवशोषित करता है, वेपर में बदल दिया जाता है। इसका जो कुछ लाभ है, लाभ के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। यह तकनीक ऊर्जा कुशल है, कम ऊर्जा की खपत करता है। यह तकनीक विशेष रूप से कम तापमान के अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन की, उससे पहले इसका जो नुकसान है VARS की, उसका नुकसान देख लेते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से कम तापमान वाले अनुप्रयोग में उपयोग की जाती है। यह तकनीक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की तुलना में कम व्यापक से रूप से उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद जब हम लास्ट
टॉपिक ये है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन एक प्रकार के रेफ्रिजरेशन तकनीक है जिससे थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव को उपयोग करके गर्मी को हटाया जाता है और ठंडा किया जाता है। यह तकनीक सेमीकंडक्टर सामग्री का उपयोग करती है और विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करने में सक्षम होती है। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएंगे एक क्या करता है। एक मान लीजिए सेमीकंडक्टर का एक गर्म है एक ठंडा है, ये बीच में क्या करेगा कि ये गर्म ठंडा हमेशा करते रहेगा। और इससे क्या है, इसमें फायदा क्या है, ये इसके बारे में आप लोगों को कुछ जो है ये समझना है। थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव के एक थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री के दो विद्युत संपर्कों के बीच रखा जाता है, ठीक है। जब इस सामग्री में गर्मी लगाई जाती है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा की विद्युत सर्किट में भेजा जाता है, जहां एक ऊर्जा को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब गर्मी का हटाव की बात करें तो गर्मी को हटाने के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री को एक ठंडे के स्रोत से जोड़ा जाता है, जिससे गर्मी को हटाया जाता है और ठंडा किया जाता है। बहुत ही इजी तरीका है। इससे मतलब कि ये जो है ये थर्मोइलेक्ट्रिक जो है इको सिस्टम पर काम करता है। आजकल के डेट में अगर यदि ये यूज आप कर रहे हैं तो ये इको ग्रीन माना जाता है एक प्रकार से, ठीक है। इसका जो कुल मिलाकर क्या लाभ है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के, तो इसके बारे में देखते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन तकनीकी में उच्च दक्षता वाली होती है, गर्मी को हटाने के लिए कम ऊर्जा की खपत होती है और कम जटिलता होती है। इसकी में इस तकनीक में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की तुलना में बहुत कम जटिल होती है। अगर यदि इसकी विश्वसनीयता के बारे में बात करें तो तकनीकी विश्वसनीय होती है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद जब हम हालांकि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसको देखिए। ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है, विशेष रूप से बड़े पैमाने में अगर यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए महंगा हो सकता है। सीमित तापमान रेंज इसका होता है, ये -6 डिग्री से ज़्यादा जाता ही नहीं है। सॉरी, ये 6 डिग्री से ज़्यादा जाता ही नहीं है, यानी कि +6 डिग्री से कम मतलब कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन एक सिविल सीमित तापमान रेंज पर काम कर सकती है। कुल मिलाकर आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जाते जाते आपको हम बताएंगे कि अगर नेक्स्ट वीडियो जो है आपको फिर कल शाम 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, दोस्तों के पास शेयर भी करना है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और कमेंट में अगर यदि कुछ प्रकार का प्रॉब्लम हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट में आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये जो वीडियो है सबसे पहले दोस्तों के पास शेयर कीजिए और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो PDF है आज आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। यहीं तक आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम तक का ही। और नेक्स्ट वीडियो में जहां तक आपको पढ़ाया जाएगा वहां का भी आपको मतलब PDF हर रोज रेगुलर मिलता रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल में अगर यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।